अवीवा को समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है बेटा? पासवर्ड चेंज किया और मैंने, है ना, अभी चेंज चलेगा थोड़ा। चलो ऐड होने दो इनको। किसी को कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर। नहीं है, समझ में आ रहा है? नो सर। हाँ सर। ठीक है। एक को दिक्कत है, किसको दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? हो गया ना, 12th हो गया है अपना। रिजल्ट आने वाला है 12th वालों का, जल्दी तैयार रहना। कुछ लोगों ने शर्त भी लगाई थी, है ना? सर कब आ रहा? इस वीक में या नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में आ जाएगा। 15 जुलाई को। हाँ, तब तक समझो आ जाएगा। चलो, हो गया ऐड। एक बार और देख लें। हाँ ठीक है, हो गया। चलो, यहां तक ठीक है। तो एक ये डायग्राम बनाना है फ्लावर का, या तो ऊपर वाला बना लो या तो नीचे वाला बना लो, कोई भी, ठीक है। सर दोनों बनाए तो? दोनों बनाओ तो भी अच्छी बात है। दोनों सर बनाओ तो भी ऊपर अच्छी वाले बात। में उसके साइड का ही बनाना है। हाँ, ये वाला नहीं, ये तो समझने हाँ के लिए ऊपर वाले नॉर्मल में है यहाँ की। नहीं, ये या पुष्प का, फ्लावर का, ठीक। सिर्फ वो बड़ा वाला ही बनाना है ना? हाँ ठीक, फ्लावर का बनाना है, बड़ा वाला। और एक चीज और अगर अलग कर सकते हैं तो अलग करके जस्ट साइड में ये एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव वाला एक छोटा सा इत्तूसा बना दिया, ऐसे जैसे ये साइड में बना ऐसा। और एक ये वाला भी बना सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी, इसको भी इस फ्लावर से अलग करके बना सकते हैं। मतलब एक फ्लावर बना लो और ये दो भी छोटे छोटे, इनको भी बना लेना, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा डायग्राम, ये और ये तीन तीन आज काफी है, या तो दो ही करो, आज दो ही काफी लग रहा है मेरे को। अगर तीन बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये भी अगर बना लो, नीचे वाला यहाँ पे ये माइक्रोगैमेटोजेनेसिस है ना, नर युग्मक जनन, अगर बना लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाओ तो फिर तो दो तो बनाओगे, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लघु बीजाणु जनन, है ना, परागकण का निर्माण। अब यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन में क्या चीजें पूछ सकता है कि नर युग्मक का निर्माण समझाओ, परागकण का निर्माण समझाओ, लघु बीजाणु का निर्माण समझाओ, या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझाओ। तो ऐसा कुछ भी आया तो हमको ये ही बनाना है, ठीक है, ये ही हमको बनाना है, ठीक है। और इसी के बारे में हमको यहाँ पे बताना है ना। और अगर उसने बोल दिया सिर्फ कि परागकण की संरचना बना, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। पर अगर उसने बोला लघु लघु बीजाणु जनन बना, तो ये पूरा बनाना है और ये संरचना भी बनाना है, और इसके बाद ये जो संरचना है ये भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसमें तीन क्वेश्चन कवर होते हैं। या तो फिर ये चीज आएंगी कि सिर्फ परागकण की ये संरचना समझाओ, ठीक है। चलो, तो अब क्या चीज हो रही थी, हमने बोला यहाँ एंथर के अंदर में क्या रहती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। ये जो छोटी छोटी सेलें थी ये क्या थी, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। इन्हीं को माइक्रोस्पोरोसाइट भी बोल रहे थे, और इन्हीं से क्या हो रहा था, परागकण का निर्माण हो रहा था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, माइक्रोस्पोरोजीनस सेल में क्या हो रहा है, दो से तीन बार विभाजित हो रही, और अगुणित क्या बनता है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन रहा है। अब ये जो संरचना बनी है, ये जो अंदर छोटी छोटी संरचनाएं बन रही है, ये क्या कहला रही है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर कहला रही है। और इसी में क्या होता है, यहाँ की जो मदर सेल थी, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मायोसिस होता है। और उससे क्या होती है, यहाँ पे विभाजन के दौरान चार परागकण बनते हैं। तो अब चार कैसे बन रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर जो मदर सेल थी, ये इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ, एक से दो केंद्रक बन गए, दो से चार केंद्रक बन गए। और ये चारों केंद्रक यहाँ पे अंदर की ओर क्या बना लिए है, यहाँ पे टेट्रेट्स बना लिए। चार को क्या बोलते हैं हम, टेट्रा बोलते हैं ना। तो ये टेट्रेट्स बना ली है, और ये हर एक टेट्रेट से क्या होता है, एक परागकण का निर्माण हो जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगुणित मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन से क्या हुआ, 4 परागकणों का निर्माण होता है, सभी के सभी अगुणित है। ठीक है, वो यहीं से अगुणित हो गया है बेटा, यहीं से अगुणित हो गया है ना। तो ये जो परागकण बना बेटा, ये संरचना ही क्या हो गई यहाँ पे, परागकण वो अगुणित होगी। ठीक है, चलो अब है परागकण की संरचना। ये डायग्राम देखो पहले, ठीक है, ये है वो डायग्राम। ठीक है, परागकण, पॉलन ग्रेन, यही हमको डायग्राम भी तैयार करना है। अब क्या चीज हुई बेटा, यहाँ पे जो वो टेट्रेड बना था उसने क्या हुआ, टैपिटम थी, तो टैपिटम से क्या हुआ, यहाँ पर दो दो यहाँ पे दो परत बनती है, एक आंतरिक रहती है और एक बाहरी रहती है। तो आंतरिक जो परत है वो क्या कहला रही है, यहाँ पे ये इंटाइन कहला रही है, ये इंटाइन अंदर की ओर की। ठीक है, बाहर वाली परत क्या कहला रही है, एक्साइन कहला रही है, ये एक्साइन। और एक्साइन काय की बनी रहती है, स्पोरोपोलिनिन की। और स्पोरोपोलिनिन जो रहता है एक कार्बनिक चिकना पदार्थ रहता है और प्रतिरोधी पदार्थ रहता है, जो हर एक अनस्टेबल कंडीशन को, अनस्टेबल कंडीशन में क्या करता है, इस पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो इंटाइन है ये भी क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अंदर की ओर में यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहता है, कुछ वैक्यूल्स बने हुए रहते हैं, रिक्तिकाएं रहती है, और इस साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो फूड मटेरियल के रूप, फूड मटेरियल उसमें स्टोर रहता है। अब क्या हो रही है, यहाँ पर दो केंद्रक थे, तो एक क्या था, ये हमने बोला था इसको यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस था। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक था जनरेटिव सेल थी। ये जनरेटिव सेल क्या हो रही है, इस इंटाइन के साथ में आके चिपक जाती है, कुछ टाइम ये यहाँ पे चिपकी हुई रहती है। जब ये चिपकी हुई रहती है तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो टैपिटम का जब ये इस बाहरी एक्साइन का जो निर्माण हो रहा है, इस एक्साइन का निर्माण होता है, तो कुछ जगह पे क्या होता है, यहाँ पे एक्साइन का निर्माण नहीं हो पाता है। और ये जहां पर एक्साइनों का निर्माण नहीं हुआ, ये स्थान क्या कहलाता है, यहाँ पे जर्मपोर कहलाता है, जनन छिद्र कहलाता है, जनन छिद्र कहलाता है। ठीक है, जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं प्रेजेंट होता है, उपस्थित नहीं होता है, वहां पर एक छेद जैसी संरचना बनती है, वो क्या कहलाती है, जर्मपोर या जनन छिद्र कहलाता है। और इसी जनन छिद्र से क्या होती है, ये जो इंटाइन थी, यहाँ पर एक्साइन तो है ही नहीं, इंटाइन भर है, तो ये इंटाइन क्या होती है, आगे की ओर वृद्धि करती है, और वृद्धि करके क्या बना लेती है, एक पॉलन ट्यूब बना लेती है, परागनली। ये नीचे की ओर देखो, यहाँ नीचे वाले डायग्राम में ये एक पॉलन ट्यूब बना ली है। जब यहाँ पर पॉलन ट्यूब वगैरह बनना चालू होता है, तो ये क्या होता है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसमें और एक बार विभाजन होता है, और यहाँ पर दो मेल गैमिट बन जाते हैं। ठीक है, मेल गैमिट बन जाते हैं, तो ये बाद में होता है। अब जो संरचना है उसमें इतनी चीजें याद रखना है कि एक एक्साइन होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी रहती है, प्रतिरोधी होती है, बाहर से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इंटाइन प्रेजेंट रहती है, आंतरिक परत रहती है। एक स्थान ऐसा रहता है जहां पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, जर्मोपोर कहलाता है, जहां से परागनली विकसित होती है। अंदर की ओर में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है, और एक जनरेटिव न्यूक्लियस रहता है, जिससे मेल स्पर्म का या मेल गैमेट का निर्माण होता है। ठीक है, अब वर्ड टू वर्ड में आओ यहाँ पे, तो ये जो परागकण बन रहा था, है ना, ये कैसे संरचना थी, नर युग्मकोद्भिद थी, मेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, परागकण नर युग्मोद्भिद होता है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट होता है, जो बहुत छोटा होता है, गोल होता है, और कुछ में कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। अब अर्धचंद्राकार क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो जो स्पोरोपोलिनिन है, जो जर्मपोर बन रहा था, जनन छिद्र बन रहा था, अगर वो कहीं पे बहुत बड़ा बन गया तो वो कैसा दिखेगा, अर्धचंद्राकार दिखने लगेगा। ठीक है, फिर परागकण का जो अध्ययन है वो पॉलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, परागकणों का अध्ययन करना कि किस तरह उसका स्ट्रक्चर है, वो कैसे अंकुरित होगा, कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, कैसे उसका निर्माण हुआ है, ये सारी चीजों की स्टडी करना क्या कहलाता है, पॉलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगली चीज आती है, जो परागकण है आकार में क्या होता है, 25 से लेके 50 माइक्रोन डायमीटर तक होते हैं। ठीक है, 25 से लेके 50 माइक्रोन डायमीटर तक के होते हैं, अगुणित संरचना होती है। देखो यहाँ पे बेटा ये टेट्रेट कैसा बना था, अगुणित था, और इसी से क्या बना था, इसी से क्या बना था, यहाँ पे अगली अगली संरचना बननी थी, हाँ, ये
यहाँ पे हेप्लॉइड जो माइक्रोस्पोर है ये स्टेटरेट से बना था, तो ये भी कैसा हो गया, यहाँ पे अगुणी संरचना रहती है। फिर परागकण में दो आवरणों के द्वारा ढका रहता है, एक बाहरी आवरण होता है बाह्य चोल जिसको क्या बोलते हैं एक्साइन, और ये कैसा है कठोर खरदूरा रहता है, काइटिन युक्त रहता है, ठीक है, काइटिन युक्त, लेकिन काय का बना रहता है, स्पोरोपोलिनिन का बना रहता है। और स्पोरोपोलिनिन क्या होता है बेटा, हर एक कंडीशन, जैसे बहुत ज्यादा तापमान हो रहा है, बहुत ज्यादा पीएच हो रहा है, बहुत ज्यादा नमी भी अगर हो रही है, तो हर चीज से क्या करती है, उसको प्रतिरोधी बनाती है, परागकण को सुरक्षा प्रदान करती है सारे एंजाइम वगैरह से, ठीक है। फिर बाह्य चोल के ठीक नीचे एक पतली आवरण होता है जिसको क्या बोलते हैं अंतः चोल या इंटाइन कहते हैं, और जो इंटाइन रहता है वो पतला और सेलुलोज का बना रहता है, ठीक है, और सेलुलोज का, ठीक है। अगली चीज बाह्य चोल में, अभी हमने बोला कि कुछ स्थान ऐसा हो रहा था जहां पर बाह्य चोल पे या एक्साइन पे स्पोरोपोलिनिन जमा नहीं था, या स्पोरोपोलिनिन वहां पर नहीं था, तो वो वाला स्थान क्या कहला रहा था, जर्मोपोर कहला रहा था, जहां से परागनली आगे की ओर विकसित होती है। फिर अंतःचोल के अंदर में कोशिका द्रव्य रहता है, एक केंद्रक रहता है, केंद्रक में विभाजन होता है, और विभाजित होकर वो क्या बना हो जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। दो भाग में से एक क्या था, जनरेटिव था और एक वेजिटेटिव था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नोट्स, तो एक बीजपत्री के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही जर्मपोर रहना है ना, द्विबीजपत्री में तीन होते हैं, कम से कम तीन हो सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पॉइंट है ये लास्ट वाला, इस पे स्टार बनाना, परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखना या संरक्षित रखना क्या कहलाता है, पराग मतलब किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, और उसको संरक्षित करना क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या पराग बैंकिंग है ना, पोलेनो बैंकिंग है ना, चेंज नहीं हो रहा, पराग बैंक, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो जो याद रखने वाला है बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन और -196 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाला टेम्परेचर यहाँ पे याद कर लो, देखो हमारी 12th में कुछ ही टेम्परेचर आने वाले, शायद 12 या 13 टेम्परेचर आने वाले, बस उतने टेम्परेचर ही याद रखना है। तो सबसे पहला क्या याद रखना है यहाँ पे, कि जो लिक्विड नाइट्रोजन में, चाहे वो यहाँ पे हम ये पॉलन ग्रेन परागकण को स्टोर कर रहे हैं, या हम स्पर्म वगैरह को कर रहे हैं, या हम स्टेम सेल को कर रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हम स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो काय में कर रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे। पूरी बायो में कहीं भी किसी भी चीज को अगर हम स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो, और खासकर रिप्रोडक्शन से संबंधित जो चीज है, तो उसको क्या कर रहे हैं इसी टेम्परेचर पे, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। फिर ये मीराबिलिस जाल्पा के परागकणों का आकार 200 माइक्रोन होता है, ये भी याद रखना है। परागकणों के कारण है ना उत्पन्न एलर्जी को क्या बोलते हैं, चीरकालिक विकार बोलते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज है ना। तो उसमें क्या चीज हो रही है, जैसे क्या आती है उसके अंदर में अस्थमा आता है। अब ये क्या चीज होती है, जो परागकण रहते हैं जब ये हमारी बॉडी के अंदर में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ था और ये कार्बनिक पदार्थ था, तो ये हमारी बॉडी में क्या क्या करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। और जो ऐसे कारक जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलर्जन बोलते हैं, ठीक है, एलर्जन बोलते हैं, ठीक है। जो कारक यहाँ पे एलर्जी उत्पन्न करते हैं वो एलर्जन कहलाते हैं, ठीक है। फिर गांजर घास, ये बहुत अच्छे से स्टार में याद रखना, गांजर घास या पार्थिनियम को परागकण को एक प्रमुख एलर्जिक कण माना जाता है ना, अभी जो एलर्जन बोला ये। और यहाँ पे अब क्वेश्चन ये भी आता है कि गांजर घास का सामान्य, ये पार्थिनियम का सामान्य नाम क्या है, पार्थिनियम का सामान्य नाम क्या है, तो वो क्या है, गांजर घास, ठीक है बेटा, ठीक है। जी सर। यहाँ यस तक किसी को भी कोई डाउट है तो यस बताओ, सर। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक के डायग्राम भी वैसे बनाना है, अगर कोई यहाँ तक अगर बना पाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दो डायग्राम तो बना ही लो बेटा, ठीक है। और मैं सारे लोगों के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन भाई किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो अभी अनम्यूट हो और बोल दो कि कहीं कोई दिक्कत है। 2 मिनट का थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, एक बार पलटा के देख लो, एक बार पलटा के देख सकते हो।
ठीक है। दूसरी चीज मैंने यहाँ पुष्प के साइड में जो संरचना बनाने के लिए बोली थी, वो इस एक एंथर को अलग से उठा के बनाना है। मतलब क्या करना है, ये ऐसे यहाँ से एक एंथर बना देना है यूं, ये ऐसे, और यहाँ से इसमें, यहाँ से भी बना सकते हैं ऐसा। ये हो गया एंथर। यहाँ पे एंथर नाम दे दिया इसको, यहाँ पे कनेक्टिव नाम दे दिया, यहाँ पे कनेक्टिव है तो, और यहाँ पर फिलामेंट दे दिया। ठीक है, फिलामेंट। और ओरी के लिए यहाँ पे जो ये मादा जनन अंग बनाना है, उसके लिए क्या करना है, ये वर्तिकाग्र बना देना है, स्टाइल बना देना है उसमें, ये ऐसे नीचे यहाँ पे ये गोल ओरी बना देना है, इसके अंदर में ऐसा यहाँ पे एक ओवल बना देना है। ठीक है, बीजांड बना देना है। इतनी संरचना एक यहाँ पुष्प के साइड में, ये दो अलग से भी कर देना। ठीक है, कोई डाउट है? और अमुलताई वाले जो है न्यू बैच 12th वाली, वो कॉल करेंगे 1 बजे के बाद। नहीं है किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। नो। मानसी, वैशाली, जयश्री, नम्रता, वैष्णवी, प्रतिभा, नहीं ये तो दूसरे बच्चे हैं। मानसी, नहीं है सलोनी, किसी को नहीं है? ठीक है सर। हाँ सर आपने एक वो न्यूक्लियस वाला भी डायग्राम समझाया ना, हाँ, उसमें जर्मोपोर है तो मतलब जर्मोपोर में किसी भी जर्मोपोर से जनन हो सकता है? हाँ। जैसे यहाँ पर ये जर्मपोर बनी है, अब ये डिपेंड करता है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ में हमको जो दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पर जाता है ना। जैसे अगर ये अभी यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसके पास में कौन सा जर्मपोर हो रहा है, ये वाला हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, इसका मेल गैमेट क्या होना है, यहाँ पर बन जाता है, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी जिसके पास में पहुंचेगा। जैसे अगर यहाँ से देखा जाए तो लगभग ये तो अभी बीच में ही दिख रहा है, पर अगर ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस इधर कहीं पे प्रेजेंट रहता है तो ये वाली जर्मपोर से आप पॉलन ग्रेन का निर्माण हो जाता है ना। या तो फिर ऐसा भी होता है, देखो बहुत सारी कंडीशन डिपेंड करती है कि यहाँ पर ये जो परागकण है, मान लो एग्जांपल में फॉर कि ये क्या है, यहाँ पे हमारी स्टिग्मा है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसी स्टिग्मा बनी हुई है। ठीक है, और ये उसके ऊपर ये परागकण आ गया। तो अब ये परागकण आ गया तो यहाँ पर तो ये जर्मोपोर यहाँ से कनेक्ट नहीं हुए है ना। अब यहाँ भी क्या होती है, केमिकल्स भी आपस में रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण में ये परागकण यहाँ पर विकसित होने लगता है। तो जैसे ही ये परागकण यहाँ पे आया और जिस भी साइड में इंटाइन वाले भाग से इस वर्तिकाग्र से टच होना है, वो वाली जो जर्मोपोर है वहां से क्या होना है। हाँ हाँ ठीक है, जो यहाँ पे जर्मोपोर इस वर्तिकाग्र के साथ में टच हो जाना है, वो वाले भाग से ये इंटाइन क्या करने लगेंगी, विकसित होने लगेंगी, और यहाँ से परागनली का निर्माण हो जाएगा। मतलब जो जर्मोपोर इस वर्तिकाग्र है ना, इस स्टिग्मा के ऊपर आ रहा है, उस वाले जो जिस साइड से वो टच हो रहा है, उस वाले साइड से परागनली या पॉलन ट्यूब का निर्माण होने लगेगा। ठीक है, यस सर। ज्यादा भी बन सकती है। देखो न्यूक्लियस का निर्माण करती है क्या आगे चलकर? हाँ, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ही ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ समय बाद जब यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब बनना है तो ये देखो यहाँ पे पॉलन ट्यूब में सबसे आगे चलने लग जाता है, ये आगे चलने लगता है, क्योंकि ये कुछ एंजाइम्स भी यहाँ पे, खासकर जीएच ग्रोथ हार्मोन का यहाँ पे स्त्राव करता है, जिसके कारण ये परागनली आगे की ओर विकसित होते रहती है। तो ये परागनली को आगे की ओर बढ़ाने में मदद करता है। ये यहाँ नीचे वाले इसमें देखो, यहाँ पे ये नीचे चल रहा है ट्यूब न्यूक्लियस, और जो स्पर्म न्यूक्लियस है, मेल गैमेट है, वो यहाँ पीछे की ओर है ना। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये सबसे पहले ट्यूब में जाता है और उसको विकसित होने में मदद करते रहता है। ठीक है, बता दो सर ट्यूब न्यूक्लियस को ही वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, ट्यूब न्यूक्लियस को ही वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। जब तक यहाँ पे पॉलन ट्यूब का निर्माण नहीं होता है तब तक उसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं ना। क्योंकि वो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले रहा है, कायिक केंद्रक है एक तरह से, इसलिए उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं कि ये यहाँ पे प्रजनन में भाग नहीं लेता है। जब यहाँ पे ये वो अंदर की ओर बीजांड में जाता है तो ये विघटित हो जाता है, गायब हो जाता है, इसका कोई काम नहीं होता है।
अच्छा कल एक क्वेश्चन आया था हम लोगों के पास में कि परागकोश कैसी संरचना है, नहीं एक्स वाला ना, एक्स वाला है ना, उसने बोल दिया कि परागकोश कैसा है, एक्स है ना, ये यस सर। परागकोश एक्स है और परागकोश के लिए हमने क्या बोला कि वो द्विगुणित संरचना है, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 2n हो गया, ठीक है, x इज इक्वल टू 2n हो गया। तो उसने बोला कि अब जो मेल गैमिट बना, यहाँ पर जो मेल गैमिट बन रहा है वो कैसी संरचना होंगी इसकी, ठीक है। तो ये जो x है, x इज इक्वल टू क्या है बेटा 2n है, और जो मेल गैमिट रहते हैं वो कैसे रहते हैं, n रहते हैं, अगुणित रहते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा x अपॉन 2 हो जाएगा, मतलब x क्या दे, फॉर एग्जाम्पल में मान लो कि x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 10 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 10 है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, जो मेल गैमिट बन रहा है ये कैसा रहता है, n रहता है, अगुणित रहता है n, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 अपॉन 2 हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। तो ये चीज है। अच्छा तो ये क्या और चीज आती है, जैसे हम यहाँ पे x और 2x से भी दर्शाते हैं, जैसे यहाँ पे ये 2x, तो ये द्विगुणित संरचना होगी, लेकिन उसने बोल दिया या कल क्या चीज बोल दी थी कि द्विगुणित, ये 2n इज इक्वल टू x है ना, 2n में x मान लिया था, तो x मान लिया मतलब उसने बता दिया कि ये द्विगुणित है। अब यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि x है मतलब कि, या अगर कंफ्यूज हो रहा है तो उसने ये बोल दिया कि 2n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे n है, मतलब 10 अगर इसके अंदर में क्रोमोसोम है तो ये भी n इज इक्वल टू भी कितने हैं, 10 ही क्रोमोसोम है, तो ये पौधे के अंदर में है, ठीक है, पौधे के अंदर में। लेकिन मेल गैमिट में कितने होंगे, तो मेल गैमिट कितना हो जाता है, इसका आधा हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है n अपॉन 2 हो गया था वो, ठीक है, ये था, मतलब x अपॉन 2 हो गया था, है ना। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कल तक एक क्वेश्चन होता उसमें वो लीवर वो पूछा था ना कितने क्रोम होते हैं, हाँ किसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो वहां पे तो क्रोमोसोम की संख्या याद रखना है बेटा अपने को, कि किसके अंदर में कितने क्रोमोसोम हो रहे हैं, और फिर उसके अंदर में द्विगुणित क्रोमोसोम कितने और अगुणित में कितने हो जा रहा है। जैसे हम ह्यूमन हो गए, अगर उसने बोल दिया हमारे अगुणित क्रोमोसोमों की संख्या बताओ, तो हमारे अगुणित की कितनी हो सर वो जाएगी, 20। क्रोमोसोम नहीं उसका वो पूछा था ना, जब वो क्लोम छिद्र पूछे थे ना उसमें क्लोम, अच्छा क्लोम छिद्र, अच्छा वो वाला, हाँ 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 सर वो क्वेश्चन गड़बड़ है उसमें, आपने बोला था कि 6 से 15 जोड़ी पर वो साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा के होते हैं, पर सर उसमें तो ऑस्टियोप्सिस, ओस्टिकिथिस, ये सर उसके ऑस्टियोप्सिस के पूछे लिए, थे तो उसके 4 जोड़ी होते हैं, 4 जोड़ी हाँ होते हैं ना उसके लिए तो, हाँ। पर सर अच्छा आपने कल दूसरा आंसर बताया था। कौन सा वो वाला वो कर दिया था साइक्लोस्टोमेटा का, यस सर, ओस्टियोप्सिस का था तो आपने उसका आंसर साइक्लोस्टोमेटिस वाला बता दिया अच्छा था। साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है ना, उसको सुधार लेना, ठीक है, ओके सर। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? नहीं है, ठीक है।